बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आज हम चैप्टर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स के रिव्यू क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, MCQs क्वेश्चंस हैं। पहले वो देखते हैं। चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग चॉइसेस। सबसे पहले MCQs है, आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, आइसोटोप्स ऐसे एटम्स होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक मास सेम डिफरेंट होता है। ठीक है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। दूसरा हमारे पास है, वन ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम इज 23892U। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन दिस ग्रुप इज, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो हमारे पास 146 होंगे। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग रेडिएशंस हैज़ मोर पेनिट्रेटिंग पावर। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी है, गैमा रे। गैमा रे की जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो अल्फा और बीटा की निस्बत ज़्यादा होती है। 4 है, व्हाट हैपन्स टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट विच एमिट्स 1 अल्फा पार्टिकल। एटॉमिक नंबर उस एलिमेंट का क्या होगा जो कि एक अल्फा पार्टिकल एमिट करता है, तो उसका जो एटॉमिक नंबर है वो डिक्रीजेस बाय 2 हो जाएगा। The half-life of an certain isotope is 1 day. What is the quantity of the isotope after 2 days? Half-life certain किसी भी आइसोटोप की 1 दिन है, तो 2 दिन के बाद वो कितना हो जाएगा, वो 1 क्वार्टर हो जाएगा। 1 दिन हाफ होगा तो हाफ का मजीद 1 क्वार्टर हो जाएगा। 6 है, when uranium 92 protons ejects a beta particle, how many protons will be in the remaining nucleus? 92 प्रोटॉन्स हैं यूरेनियम में, तो वो बीटा पार्टिकल इजेक्ट करता है, तो प्रोटॉन्स कितने रह जाएंगे, उसमें से एक इंक्रीज कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 93 प्रोटॉन्स हो जाएंगे, क्योंकि बीटा पार्टिकल में एक इंक्रीज कर जाता है। 7 है, रिलीज ऑफ एनर्जी बाय द सन इज ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से सूरज से जो एनर्जी है वो रिलीज होती है। 8 है, when a heavy nucleus splits into 2 lighter nuclei, the process would release nuclear energy। जब एक हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट करेगा 2 लाइटर न्यूक्लियाई में, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस में रिलीज होती है न्यूक्लियर एनर्जी। इसके बाद नेक्स्ट MCQs है, द रीजन कार्बन डेटिंग वर्क्स इज दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सच स्ट्रॉन्ग एमिटर्स ऑफ। ये 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, तो इनमें से चौथा ऑप्शन है, व्हेन प्लांट्स आर एनिमल डाई दे अब्सॉर्ब फ्रेश कार्बन 14। कार्बन डेटिंग इस प्रोसेस पे काम करती है। ये MCQs थे। इसके बाद हम इसके रिव्यू क्वेश्चंस देखते हैं। तो 18.1 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर। ये वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियाइड। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर में क्या डिफरेंस है ये बताना है। सबसे पहले तो एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन ए न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, और इसको Z से डिनोट करते हैं। यानी कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उनको हम एटॉमिक नंबर का नाम देंगे और इसको Z से डिनोट करेंगे। एटॉमिक मास नंबर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक मास नंबर। यानी कि किसी भी एटम के जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं उनको हम एटॉमिक मास नंबर का नाम देंगे और इसको A से डिनोट करेंगे, A = Z+N। इसमें Z हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और N नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, जो A है वो एटॉमिक मास नंबर होगा। इसके बाद न्यूक्लियाइड क्या होता है, इफ एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज Z एंड इट्स एटॉमिक मास नंबर इज A, देन दिस एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल AZX व्हिच इज कॉल्ड अ न्यूक्लियाइड। ठीक है, कि एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी एलिमेंट की, उस एलिमेंट को हमने X से डिनोट किया, जो एटॉमिक मास नंबर है उसको हमने A से लिखा और एटॉमिक नंबर को Z से लिखा, तो ये बेसिकली जो रिप्रेजेंटेशन है इसको न्यूक्लियाइड का नाम दिया जाता है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है 18.2, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रेडियो एक्टिविटी, व्हाई सम एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव बट सम आर नॉट। रेडियो एक्टिविटी क्या है, कुछ एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव होते हैं और कुछ नहीं होते, इसकी रीज़न क्या है वो भी बतानी है। तो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी सबसे पहले है क्या, द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ ए रेडिएशन by unstable nuclei is called natural radioactivity and the elements which emit such radiations are called radioactive elements।
जो स्पॉन्टेनियस इमिशन होती है रेडिएशन की अनस्टेबल न्यूक्लियाई की वजह से, उसको नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का नाम दिया जाता है। यानी कि स्पॉन्टेनियस इमिशन रेडिएशन, जो रेडिएशंस इमिट करेंगी अनस्टेबल न्यूक्लियाई से, उसको हम नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का नाम देंगे। और जो एलिमेंट ये रेडिएशंस इमिट करेगा उसको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट का नाम देंगे। सम एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव बट सम आर नॉट। कुछ एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव होते हैं और कुछ नहीं होते। इसकी रीज़न क्या है कि सम आइसोटोप्स आर स्टेबल। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो स्टेबल होते हैं, बट अदर्स आर रेडियो एक्टिव। लेकिन कुछ क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। एन आइसोटोप विल बी रेडियो एक्टिव इफ इट्स न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल। कोई भी ऐसा आइसोटोप जिसका न्यूक्लियाई अनस्टेबल होगा तो वो क्या होगा, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के तौर पर काम करेगा। लार्ज एटॉमिक न्यूक्लियाई विद मोर देन 83 प्रोटॉन्स एंड देयर एसोसिएटेड कंप्लीमेंट ऑफ न्यूट्रॉन्स आर इनहेरेंटली अनस्टेबल। यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका प्रोटॉन्स जिनमें 83 से ज़्यादा होते हैं वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। यूरेनियम एंड प्लूटोनियम आर एग्जांपल्स ऑफ सच एलिमेंट। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 83 से ज़्यादा हों वो बाय नेचर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। इसके बाद 18.3 है, हाउ कैन वी मेक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर्टिफिशियली। हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर्टिफिशियली कैसे बना सकते हैं, डिस्क्राइब विद द सूटेबल एग्जाम्पल। इसको सूटेबल एग्जाम्पल की मदद से डिफाइन भी करना है। तो रेडियो एक्टिविटी इज आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड थ्रू द bombarding atoms of a specific element by radiating particles, thus creating new atoms existing from another type of element। कि कोई भी एलिमेंट है, हम उसके ऊपर बम्बार्डमेंट करते हैं न्यूट्रॉन्स की या प्रोटॉन्स की, तो उसकी वजह से वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट बन जाता है। ठीक है, उसकी मदद से, उसकी वजह से एक न्यू एटम एग्जिस्ट करेगा, जो यानी कि एक और एटम बन जाएगा। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी का ये मतलब है कि वो एटम बाय डिफ़ॉल्ट रेडियो एक्टिव नहीं होता, हम उस पे न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन्स की बम्बार्डमेंट करते हैं तो उसकी वजह से वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट बन जाता है। अब इसके एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास रेडियम है 88-226। जब इसके ऊपर न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन की बम्बार्डमेंट की गई तो उसके नतीजे में क्या हुआ, ये रेडॉन बन गया, 88 से 86 हो गया। और एटॉमिक मास नंबर पे क्या इफेक्ट पड़ा, 4, यहाँ से डिक्रीज़ हो गया। तो वो हमारे पास क्या बन गया, हीलियम बन गया। जो 4 जहाँ से डिक्रीज़ हुआ वो इधर आ गया, जो 88 से 86 2 जहाँ पे डिक्रीज़ हुई वो इधर आ गया। ये 4 एटॉमिक मास नंबर और 2 मास नंबर, ये किसका होता है, एटॉमिक नंबर, ये बेसिकली हीलियम का होता है। और साथ हमें एनर्जी हासिल हुई, तो ये बेसिकली रेडियम है, ये रेडॉन है और ये अल्फा पार्टिकल है। इसी तरह कार्बन की एग्जांपल है हमारे पास कि कार्बन 14-6 है, तो जब इसके ऊपर बम्बार्डमेंट की गई 14-7, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया था, तो वो बेसिकली यहाँ से इलेक्ट्रॉन की सूरत में हमारे पास आया है, तो इसमें भी हमें एनर्जी हासिल होती है। अच्छा, अब 18.4 है, व्हाट आर दी 3 बेसिक रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेसेस एंड हाउ डू दे डिफर फ्रॉम ईच अदर। 3 बेसिक रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेसेस कौन से हैं और वे एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास अल्फा डीके है। अल्फा डीके क्या होता है, इसकी जनरल इक्वेशन जहाँ पर लिखी गई है कि एटॉमिक मास नंबर और ये एलिमेंट है x, जब ये डिके करेगा तो इसके एटॉमिक मास नंबर में 4 डिक्रीज हो जाएंगे, मास नंबर में 2 डिक्रीज हो जाएंगे, एलिमेंट y हो जाएगा। साथ हमें क्या हासिल होगा, हीलियम 42 जो कि अल्फा पार्टिकल है और एनर्जी हासिल होगी। इसके एग्जांपल देखें तो ये हमारे पास रेडियम था जिसका एटॉमिक मास नंबर 226 और मास नंबर 88 है। जब ये डिके हुआ तो 4 एटॉमिक मास नंबर डिक्रीज हो गया, 222 हो गया और 88 से 86 हो गया, ये रेडॉन बन गया। और साथ हमें हीलियम हासिल हुआ अल्फा पार्टिकल के तौर पर और एनर्जी हासिल हुई। It means in alpha decay, the proton number of atomic number Z of the parent nuclei reduces by 2 and its mass number or nucleon number A decreases by 4। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये 4 डिक्रीज हुआ है, जो 2 डिक्रीज हुआ है।
इसके बाद हमारे पास बीटा डीके है। बीटा डीके में क्या होता है कि AZX, ये जनरल इक्वेशन है। हमारे पास एक एलिमेंट था जिसके एटॉमिक मास नंबर A और मास नंबर Z से डिनोट किए गए हैं। ये जब डीके करता है तो एटॉमिक मास नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेंगे। जो मास नंबर है वो 1 इंक्रीज कर जाएगा। तो ये हमें डॉटर न्यूक्लियाइड मिलेगा, ये पेरेंट न्यूक्लियाइड था। तो साथ ही हमें एक इलेक्ट्रॉन हासिल होगा जिसका एटॉमिक मास नंबर 0 लेकिन मास नंबर -1 होगा और एनर्जी हासिल होगी। यहाँ पे हमें बीटा पार्टिकल हासिल होता है बीटा डीके में। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये कार्बन 14 है, 14 ही रहा एटॉमिक मास नंबर 1 इंक्रीज कर गया है, तो ये नाइट्रोजन बन गया। तो ये हमारे पास बीटा पार्टिकल हासिल हुआ और एनर्जी हासिल हुई। इसके बाद हमारे पास इन बीटा डीके द पेरेंट न्यूक्लियाइड हैज़ इट्स प्रोटॉन नंबर Z इंक्रीज बाय 1 बट इट्स मास नंबर और न्यूक्लियन नंबर A रिमेन्स अनचेंज्ड। ये भी आपको ऊपर समझा चुका हूँ। नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास गैमा डीके। गैमा डीके में क्या होता है कि पेरेंट न्यूक्लियाइड है AZX, ना तो एटॉमिक मास नंबर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा और ना ही मास नंबर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, सेम रहेंगे और ये हमें गैमा रेज हासिल होंगी। कोबाल्ट था 6027, तो जब डिके किया तो ये कोबाल्ट ही रहा, हमें गैमा रेज हासिल हुई और प्लस एनर्जी। तो इसमें वही बात बताई गई है कि अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल्स की तरह इसमें किसी भी किस्म की एटॉमिक मास नंबर या मास नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं होता। 18.5 है राइट द अल्फा डीके प्रोसेस फॉर 23491 आइडेंटिफाई द पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई इन दिस डीके। पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई को भी हमने डिफाइन करना है। तो जनरल इक्वेशन हमारे पास जो है अल्फा डीके की वो ये है कि एटॉमिक मास नंबर जो है वो 4 डिक्रीज कर जाएंगे और मास नंबर 2 डिक्रीज कर जाएंगे और साथ हमें हीलियम हासिल होगा। तो एग्जांपल जो थी वो हमारे पास 234 प्रोटेक्टिनियम था। प्रोटेक्टिनियम 23491 4 डिक्रीज किए 230 हो गया, 2 डिक्रीज के 89 हो गया, तो ये हमारे पास एक्टिनियम बन जाता है और साथ ही हमें हीलियम अल्फा पार्टिकल हासिल हुआ और एनर्जी हासिल हुई। तो ये इसमें पेरेंट न्यूक्लियाई है और ये डॉटर न्यूक्लियाई है। 18.6 है एक्सप्लेन वेदर द एटॉमिक नंबर कैन इंक्रीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर डीके, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। क्या एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है न्यूक्लियर डीके में, इसको एक्सप्लेन करना है। यस, इन बीटा डीके द पेरेंट न्यूक्लियाइड हैज़ इट्स प्रोटॉन नंबर Z इंक्रीज्ड बाय 1। जो क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, तो यस एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है। बीटा डीके में क्या होता है, पेरेंट न्यूक्लियाई के जो प्रोटॉन नंबर्स हैं Z वो इंक्रीज कर जाते हैं 1 से, बट इट्स मास नंबर और न्यूक्लियन नंबर A रिमेन्स अनचेंज्ड, लेकिन उसका मास नंबर या न्यूक्लियन नंबर जो है वो अनचेंज रहता है। जनरल इक्वेशन अगर आप इसकी देखें तो ये देखें, जो पेरेंट न्यूक्लियाइड था ये डॉटर न्यूक्लियाइड है, तो इसमें एक एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर गया है। ये एटॉमिक मास नंबर है और ये एटॉमिक नंबर है, तो साथ ही हमें बीटा पार्टिकल हासिल होता है। एग्जांपल इसकी ये कार्बन 14 है, नाइट्रोजन बन गया, जब एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज कर गया तो ये हमें बीटा पार्टिकल हासिल हुआ। 18.7 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। हाफ लाइफ किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की क्या होती है। द टाइम ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ द अनस्टेबल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट इज कॉल्ड इज द हाफ लाइफ ऑफ द सैंपल ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। यानी कि वो टाइम जिस टाइम में कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या हो जाएगा, आधा रह जाएगा, तो उस टाइम को हम क्या नाम देंगे, हाफ लाइफ ऑफ दैट एलिमेंट कहेंगे। Process of radioactivity is random and the rate of radioactive decay is proportional to the unstable nuclei present। कि जो रेडियोएक्टिविटी का प्रोसेस है वो रैंडम होता है और जो रेट ऑफ रेडियोएक्टिव डिके है वो प्रोपोर्शनल होता है अनस्टेबल न्यूक्लियाई पे डिपेंड कर रहा होता है कि जितने ज़्यादा अनस्टेबल न्यूक्लियाई होंगे उतना रेडियोएक्टिव डीके ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। एग्जाम्पल रेडियम 226 है, इसकी हाफ लाइफ 1620 ईयर्स है, यानी कि 1620 ईयर्स के बाद ये आधा रह जाएगा, विच मीन्स दैट हाफ ऑफ रेडियम 226 सैंपल विल बी कन्वर्टेड टू अदर एलिमेंट बाय द एंड ऑफ 1620 ईयर्स।
और मज़ीद 16-20 ईयर्स गुजरेंगे तो जितना रह गया था उसका भी मज़ीद डिके कर जाएगा आधा, यानी कि टोटल का 1/4 डिके कर जाएगा, लीविंग ओनली 1/4 द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ द रेडियम एंड सो ऑन। और इसी तरह ये प्रोसेस फर्दर कंटिन्यू करता रहता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज टी हाफ। हम सपोज करते हैं कि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और उसकी जो हाफ लाइफ है वो टी हाफ है। देन आफ्टर टाइम टी हाफ, दैट इज आफ्टर 1 हाफ लाइफ पीरियड, द नंबर ऑफ रिमेनिंग एटम्स विल बिकम हाफ, दैट इज 1/2। क्या हाफ लाइफ के बाद, उस 1 हाफ लाइफ पीरियड के बाद जो नंबर ऑफ रिमेनिंग एटम्स होंगे वो कितने हो जाएंगे? 1/2 हो जाएंगे। इसी तरह जब सेकेंड हाफ लाइफ होगी 2t हाफ के बाद जो नंबर ऑफ रिमेनिंग एटम्स हैं वो 1/2 दोनों हाफ लाइफ्स को मल्टीप्लाई किया तो 1/4 ये इक्वल टू 1/2 आ जाता है। इसी तरह थर्ड हाफ लाइफ के लिए क्या हो जाएगा? 3t हाफ, द नंबर ऑफ रिमेनिंग एटम्स विल बिकम 1/2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 आफ्टर अ टाइम t हाफ, 1 का पहले जिक्र किया, फिर 2 का, फिर 3 का, नंबर ऑफ टाइम्स है। टाइम t हाफ, दैट इज आफ्टर t हाफ लाइफ्स, द नंबर ऑफ रिमेनिंग एटम्स विल बिकम 1/2t। फर्स्ट के लिए 1/2 सेकंड के लिए 1/2, थर्ड के लिए 1/2 था, तो t के लिए 1/2 हो जाएगा। It means that if n0 is the original number of atoms in the sample of radioactive element, then after t half lives the number of atoms left in the sample can be determined by using the relation। यानी कि अगर n0 हमारे पास ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स थे और n हमारे पास क्या है? रिमेनिंग एटम्स हैं, तो टाइम t के बाद क्या हो जाएगा? रिमेनिंग एटम्स इक्वल टू ओरिजिनल एटम्स इनटू 1/2 इसको हम इस इक्वेशन की मदद से लिखते हैं n इक्वल टू n0 इंटू 1/2 यानी कि रिमेनिंग एटम्स जो हैं किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के वो हम इस फार्मूले से फाइंड कर सकेंगे। ये हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 18.8, इज रेडियो एक्टिविटी अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? इलैबोरेट योर आंसर विद अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। कि रेडियो एक्टिविटी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। The spontaneous process is something that occurs naturally and without the aid of outside energy। सबसे पहली बात ये कि spontaneous process होता कौन सा है? एक ऐसा प्रोसेस जो नेचुरली मौजूद होता है, नेचुरली इन प्रोसेस होता है एंड विदाउट द एड ऑफ आउटसाइड एनर्जी, उसे बाहर से कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती। विदाउट द एड ऑफ एनर्जी, आउटसाइड एनर्जी, वो इन प्रोसेस रहता है। तो इसका मतलब ये है कि जो रेडियो एक्टिव डीके है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ही है, एज द रेट ऑफ डीके इज अनअफेक्टेड बाय एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर और प्रेशर। कि बाहर के जो इन्वायरमेंट है जैसा कि टेम्परेचर या प्रेशर है वो उस डीके पे कोई इफेक्ट नहीं कर रहा होता, कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा होता। इस वजह से जो रेडियो एक्टिव डीके है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसको हम एक्सपेरिमेंट की मदद से देखते हैं। तो 1986 में Becquerel accidentally discovered that uranium salt crystals emit an invisible radiation that can darken a photographic plate। Becquerel ने ये डिस्कवर किया था कि जो यूरेनियम सॉल्ट क्रिस्टल्स हैं वो इमिट करते हैं इनविजिबल रेडिएशंस दैट कैन डार्कन अ फोटोग्राफिक प्लेट, जो फोटोग्राफिक प्लेट को डार्क कर देते हैं। इसके साथ साथ उसने और क्या ऑब्जर्व किया था कि जो रेडिएशंस हैं उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो गैस को आयोनाइज कर देती हैं। Subsequent experiments by other scientists showed that other substances also emit radiations। इसी तरह जब बाकी साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए तो उन्हें भी ये पता चला कि जो सब्सटेंसेस होते हैं वो रेडिएशंस इमिट करते हैं। Therefore, radioactivity is a spontaneous process because it occurs naturally and without the aid of outside energy। तो रेडियो एक्टिविटी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो नेचुरली ऑकर हो रहा होता है और इस पर कोई भी एक्सटर्नल जो एनर्जी होती है वो इसे ज़रूरत नहीं होती, किसी एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 18.9, व्हाट इज़ मीन बाय बैकग्राउंड रेडिएशन? एनलिस्ट सम सोर्सेज ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशंस। बैकग्राउंड रेडिएशंस क्या हैं और कुछ सोर्सेज बैकग्राउंड रेडिएशंस के बताने हैं।
तो बैकग्राउंड रेडिएशंस हमारे पास रेडिएशंस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर ड्यू टू डिफरेंट रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज आर कॉल्ड बैकग्राउंड रेडिएशंस। ऐसी रेडिएशंस जो एटमॉस्फेयर में प्रेशर होती हैं डिफरेंट रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज की वजह से, उनको बैकग्राउंड रेडिएशंस का नाम दिया जाता है। जो सोर्सेज हैं बैकग्राउंड रेडिएशंस के वो क्या हैं? एवरीवेयर इन रॉक्स, सॉइल एंड एयर ऑफ आवर प्लैनेट आर ट्रेसेस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। यानी कि रॉक्स हैं, सॉइल है या एयर है, ये बेसिकली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के सोर्स हैं। दिस नेचुरल रेडियो एक्टिविटी इज कॉल्ड बैकग्राउंड रेडिएशंस। तो ये जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है इसको बैकग्राउंड रेडिएशंस का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18.10 है डिस्क्राइब टू यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स इन मेडिसिन, इंडस्ट्री और रिसर्च। रेडियो आइसोटोप्स के जो यूजेस हैं वो बताने हैं। तो यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स इन मेडिसिन है रेडियो आइसोटोप आयोडीन 131 रेडली accumulates in the thyroid gland, यानी कि रेडियो आयोडीन इसको थायराइड ग्लैंड के लिए यूज़ किया जाता है एंड कैन बी यूज फॉर मॉनिटरिंग ऑफ थायराइड फंक्शनिंग। और थायराइड का जो फंक्शन है वो देखने के लिए भी हम रेडियो आयोडीन 131 यूज़ करते हैं। इस तरह जो फास्फोरस 32 है इसको हम यूज़ करते हैं ब्रेन ट्यूमर को डायग्नोज करने के लिए। इंडस्ट्री ट्रेसर्स कैन बी यूज टू लोकेट द वेयर एंड टेयर ऑफ द मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीनरी। कोई भी मशीनरी है उस बाहर से नज़र आ रहा है कि वो बिल्कुल ठीक है, जैसे जहाज़ की बॉडी है बाहर से नज़र आ रही है कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन हो सकता है कि अंदर से क्रैक हो चुकी हो, या टैंक्स हैं बाहर से बिल्कुल ठीक नज़र आते हैं, हो सकता है अंदर से बॉडी क्रैक हो गई हो। तो वो जो वियर एंड टेयर है वो हम लोकेट करते हैं इन्हीं आइसोटोप्स की मदद से। दे कैन बी यूज्ड फॉर द लोकेशन ऑफ लीक्स एंड अंडरग्राउंड पाइप्स। अंडरग्राउंड पाइप्स होती हैं तो उनकी जो लीकेज है वो भी हम आइसोटोप्स, रेडियो आइसोटोप्स की मदद से ही डायग्नोस करते हैं। इन एग्रीकल्चर रेडियो फास्फोरस 32 इज यूज्ड एज ट्रेसर टू फाइंड आउट हाउ वेल द प्लांट्स आर अब्जॉर्बिंग द फॉस्फेट फर्टिलाइजर विच आर क्रूशल टू देयर ग्रोथ। इसी तरह एग्रीकल्चर में जो रेडियो फास्फोरस 32 है उसको हम यूज़ करते हैं ट्रेसर के तौर पर कि वो चेक करता है कि प्लांट्स जो हैं वो फॉस्फेट है, फॉस्फेट फर्टिलाइज़र उसको एब्जॉर्ब किस हद तक कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 18.11 व्हाट आर टू कॉमन रेडिएशन हैजर्ड्स, ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रिकॉशंस दैट आर टेकन अगेंस्ट देम। रेडिएशन हैजर्ड्स क्या हैं? सबसे पहले हम वो देखते हैं रेडिएशंस की। तो रेडिएशन बर्न्स मेनली ड्यू टू बीटा एंड गामा रेडिएशंस। रेडिएशंस किस वजह से? ज़्यादातर बीटा और गामा रेडिएशंस की वजह से होती हैं, विच में काज रेडनेस एंड सोर सन दी स्किन। जो रेडनेस और क्या कर दी हैं वो स्किन के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। स्टेरिलिटी दैट इज़ इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। ये सेकंड इसका इफेक्ट है रेडिएशंस का कि स्टेरिलिटी का प्रोसेस हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जो इंसान है वो बच्चे पैदा करने की सलाहियत से महरूम हो जाता है। थर्ड है जेनेटिक म्यूटेशंस इन बोथ ह्यूमन एंड प्लांट्स। सम चिल्ड्रन आर बॉर्न विद सीरियस डिफॉर्मिटीज़। कि जेनेटिक म्यूटेशन का प्रॉब्लम हो जाता है बोथ ह्यूमंस में भी और प्लांट्स में भी, कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो सीरियस डिफॉर्मिटीज़ के साथ पैदा होते हैं। फोर्थ है ल्यूकेमिया दैट इज़ कैंसर ऑफ द ब्लड सेल्स। ब्लड का कैंसर वो भी किस वजह से होता है? रेडिएशंस की वजह से होता है। और ब्लाइंडनेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैटरैक्ट इन द आई, कैटरैक्ट इन द आई। जो ब्लाइंडनेस है वो भी आई के अंदर, यानी कि आँख के अंदर भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो रेडिएशंस की वजह से प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसके बाद प्रिकॉशंस हम क्या कर सकते हैं? एज वी कैन नॉट डिटेक्ट रेडिएशंस डायरेक्टली, हम रेडिएशंस को डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं कर सकते, तो इसका हल क्या है? वी शुड स्ट्रिक्टली फॉलो सेफ्टी प्रिकॉशंस। तो हम प्रिकॉशंस फॉलो करेंगे। फर्स्ट क्या है? सोर्सेज शुड ओनली बी हैंडल्ड विद टंग्स एंड फॉरसेप्स। जो सोर्सेज हैं उनको हाथ नहीं लगाना, उनको प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ हमने हैंडल करना है। द यूज़र शुड यूज़ रबर ग्लव्स एंड हैंड्स शुड बी वॉश्ड केयरफुली आफ्टर द एक्सपेरिमेंट। जब भी हम रेडिएशंस के साथ कोई एक्सपेरिमेंट करें तो हम रबर ग्लव्स यूज़ करें और हैंड्स को प्रॉपर वॉश करें एक्सपेरिमेंट के बाद। थर्ड क्या है? ऑल रेडियो एक्टिव सोर्सेज शुड बी स्टोर्ड इन स्टिक लेड कंटेनर्स।
जितने भी रेडियो एक्टिव सोर्सेज हैं उनको हम स्टोर करें स्टिक लीड कंटेनर्स में। फोर्थ है नेवर पॉइंट अ रेडियो एक्टिव सोर्स टूवर्ड्स अ पर्सन, कोई भी रेडियो एक्टिव सोर्स किसी पर्सन की तरफ हम ना करें, क्योंकि उससे रेडिएशन इमिट होंगी तो वो उस पर्सन पे इफेक्ट कर सकती हैं। फिफ्थ है फ्रीक्वेंट विजिट्स टू द रेडिएशन सेंसिटिव एरियाज शुड बी अवॉइडेड, यानी कि ऐसे प्लेसेस जहाँ पे रेडिएशन मौजूद होती हैं उन प्लेसेस को फ्रीक्वेंटली बिना किसी वजह के वहाँ पे विजिट नहीं करना चाहिए जब तक कोई काम ना हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 18.12 कंप्लीट दिस न्यूक्लियर रिएक्शन 23592U + 14054X प्लस क्वेश्चन मार्क है +210N। डज द रेडियोएक्टिव इन्वॉल्व फिजन और फ्यूजन? जस्टिफाई योर आंसर। तो सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है 235U92, ये बेसिकली यूरेनियम है। जहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, जीनॉन आ गया 14054X, तो 235 - 140 बाकी 98 94 92 - 54 तो 38 रह गया। ये हम क्या आ जाता है, जो एटॉमिक मास नंबर 94 है वो स्ट्रोंटियम का होता है। तो साथ हमें एक न्यूट्रॉन हासिल हुआ, 2 न्यूट्रॉन हासिल हुए 2। ये बेसिकली क्वेश्चन को बैलेंस करने के लिए है। तो ये हमें एनर्जी हासिल हुई। 235 में से सिर्फ 140 माइनस करने से हमारे पास 94 नहीं आता, ये बात याद रखनी है जो आपको पहले बताया ना। तो वो बेसिकली 235 में से 140 और 1 ये दोनों माइनस करने हैं, तो तब हमारे पास 94 आएगा। इसी तरह 92 में से 54 माइनस करेंगे 38 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 है। अब it is the fission reaction because in this process heavy nucleus 23592U breaks into 2 nearly equal parts with the release of large energy। कि ये हमारे पास क्या है, फिजन रिएक्शन है। फिजन रिएक्शन इस वजह से है कि फिजन रिएक्शन में एक हैवी न्यूक्लियस टूटता है 2 लाइटर न्यूक्लियाई में। तो वही ऐसा हुआ कि यूरेनियम हैवी न्यूक्लियस था और वो टूटा है 2 हिस्सों में, एक जीनॉन आ गया, दूसरा स्ट्रोंटियम आ गया, और साथ हमें काफ़ी ज़्यादा मिकदार में एनर्जी हासिल हुई। इसके बाद 18.13 है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज़ मोर रिलायबल एंड सुटेबल सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी देन न्यूक्लियर फ्यूजन चेन रिएक्शन। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद प्लॉजिबल आर्गूमेंट्स। कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है वो ज़्यादा रिलायबल है और सस्टेनेबल है सोर्स ऑफ एनर्जी न्यूक्लियर फिजन की निस्बत। इसकी रीज़न क्या है? तो फ्यूजन हैज़ पोटेंशियल एडवांटेजेस एज ए सेफ, सस्टेनेबल एंड इन्वायरमेंटली एक्टिव सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। और इनकी रीज़न क्या है? नंबर 1 है नो रन अवे रिएक्शंस और लार्ज अनकंट्रोल्ड रिलीजेज ऑफ एनर्जी आर पॉसिबल। देयर इज नो केमिकल combustion products in a fusion reaction and therefore contribution to atmosphere or water pollution. No long-lived radioactive materials are produced. कोई भी ऐसे radioactive materials प्रोड्यूस नहीं होते जो ज़्यादा दे रहे हैं। Fusion is appropriate for generating base load electricity and producing hydrogen in a sustainable CO2 free energy mix. Therefore, nuclear fusion reaction is more reliable and sustainable source of energy than nuclear fusion chain reaction. Next हमारे पास है 18.14 a nitrogen nuclide 16(7N) decays to become an oxygen nuclide by emitting an electron. Show this process with an equation. कि एक नाइट्रोजन न्यूक्लियाइड है 16(7N) डिके करता है और ये बनाता है एक ऑक्सीजन न्यूक्लियाइड, एक इलेक्ट्रॉन भी इमिट होता है। इस प्रोसेस को हमने एक इक्वेशन की मदद से लिखना है। तो ये नाइट्रोजन है 16(7N) डिके किया तो ऑक्सीजन हासिल हुई 14(8), 2 एटॉमिक मास नंबर डिक्रीज कर गए। नहीं, यहाँ पर ये 16 ही रहेगा, ये 14 नहीं आएगा, ये 16 रहेगा। यहाँ पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, 16 यहाँ पे रहेगा, टाइपिंग मिस्टेक। ये 7 से 8 हो गया, यानी कि 1 इंक्रीज हुआ है। जो 1 इंक्रीज होगा वो जहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन की सूरत में हासिल होगा। तो ये बेसिकली है क्या, ये बीटा डीके में ऐसा होता है कि जो नाइट्रोजन है वो जब डिके करे तो ऑक्सीजन न्यूक्लियाइड हासिल हो और साथ एक इलेक्ट्रॉन इमिट हो, तो ये बीटा पार्टिकल में ऐसा होता है।
इसके बाद 18.15 है, डिटरमाइन विच ऑफ दीज रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेसेस आर पॉसिबल। इन रेडियो एक्टिव प्रोसेसेस का बताना है कि कौन से पॉसिबल हैं। ये 4 गिवन है, तो सबसे पहले हम पहला देखते हैं। ये 23484 है, 21484 रहे, 234 था तो 214 अगर यहाँ पे आए हैं तो इसका मतलब बेसिकली क्या है कि ये कितने कम हुए 20, तो यहाँ पर 20 मौजूद है नहीं। इसका मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर Z ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियाई डज नॉट चेंज, आल्सो इट्स मास नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड, देयरफॉर रेडियो एक्टिव प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल। ठीक हो गया, ये अनचेंज रहा, लेकिन ऊपर जो है वो 20 कम होने चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास 20 होने चाहिए थे हर सूरत में। अगर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद बी की तरफ आते हैं। ये 230 और 90 है, तो यहाँ से 4 कम हुए, 4 इधर आ गया। 90 था 88, तो यहाँ पर 2 आ गया। The atomic number of the parent nuclei decreases by 2 and its mass number A decreases by 4. Therefore, this radioactive process is an alpha decay. तो ये प्रोसेस पॉसिबल है। और इसमें जो हीलियम आया, तो हीलियम का मतलब क्या है कि ये अल्फा डीके है। न्यूट्रॉन आता तो उसका मतलब होता बीटा डीके है। इसके बाद सी हम देखते हैं। 23391 है, 233 सेम रहा और ये एक इंक्रीज कर गया है। जो एक इंक्रीज किया वो यहाँ पर -1 की सूरत में है और यहाँ पे ई आएगा, तो ये बेसिकली बीटा डीके में ऐसा होता है। डी है 126C 147N, 2 इंक्रीज हुए, तो यहाँ पर 2 आने चाहिए थे, नहीं है। इसी तरह यहाँ पर -1 है, लेकिन ये जो 2 इंक्रीज हुए हैं ये यहाँ पर होने चाहिए थे। अगर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये डीके नॉट पॉसिबल है। तो यहाँ तक हमारे इस चैप्टर के रिव्यू क्वेश्चंस थे। बाकी किसी भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। थैंक यू।